2019 में जो पेपर नम्स का कैंसिल हुआ था उसके बायो के पोर्शन की डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर कैंसिल क्यों हुआ था। पेपर इसलिए कैंसिल हुआ था कि डायग्राम में बच्चों को डायग्राम्स देखने में बच्चों को क्लियर नहीं थी। डायग्राम बहुत से क्वेश्चन डायग्रामेटिक थे। आप ये देख सकते हैं जैसे हार्ट का इधर है, ये पेपर में भी ये क्लियर नहीं थी डायग्राम्स, और पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी था, इसलिए ये पेपर कैंसिल हुआ था। इस पेपर में ख़ास बात ये थी कि इसमें ए बी सी डी और डी के अलावा ई ऑप्शन भी थी। हर क्वेश्चन में ई ऑप्शन थी, मतलब 5 ऑप्शन थी हर क्वेश्चन में। तो आज हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डिफेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तब ये देखें, रेड ब्लड सेल नहीं, ये तो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। प्लेटलेट्स नहीं, उसने डिफेंस सिस्टम का पूछा है। प्लेटलेट्स को क्लाट की फॉर्मेशन में, प्लाज्मा नहीं वो। अब ये देखें, ई वाला ऑप्शन उसने दिया है बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी तो हो नहीं सकते, ई वाला ऑप्शन भी गया। प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल रह गया। प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा फ्लूइड होता है, लेकिन हम सबको पता है कि जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वही डिफेंस सिस्टम में एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं। तो इसका आंसर बीटा हो गया हमारे पास। तो ये पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड से ये तकरीबन हर बुक में ये कॉमन कंसेप्ट है, मतलब हर सूबे का बच्चा इसको कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, आप ये देखें, इसमें डायग्राम क्लियर नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज अयोटा टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑलमोस्ट होल बॉडी। डायग्राम क्लियर नहीं थी, पेपर में भी यहाँ भी क्लियर नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि अयोटा ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा अयोटा है। तो यहाँ जो भी बी या ए था उसके मुताबिक हम आंसर कर देते, बी या ए। तो अयोटा हमें सबको पता है। वो इस तरह हार्ट की डायग्राम दे के कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछ सकते हैं कि राइट एट्रियम कौन सा है, राइट वेंट्रिकल कौन सा है, पल्मनरी आर्टरी कौन सी है, पल्मनरी वेन कौन सी है। तो आपने हार्ट की डायग्राम की लेबलिंग अच्छी तरह से समझ लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड से उठाया गया क्वेश्चन है। प्रोटीन लेयर्स विच आर नॉट कंटिन्यूस ऑन द सरफेस मेक डैश परसेंट ऑफ द टोटल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमें पता है कि प्रोटीन्स कितने परसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती हैं, 60 to 80। आपने लिपिड का भी याद रखना है, 20 to 40% लिपिड्स होती हैं। तो इसमें ये देखें 5 ऑप्शन हैं इस क्वेश्चन में भी। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा, 60 to 80। जिसने बुक अच्छी तरह से पढ़ी होगी वो डायरेक्ट सी ऑप्शन पे जाएगा, बाकी ऑप्शन वो गौर नहीं करेगा। तो 5 ऑप्शन पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमें पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट में आता है और लेफ्ट से बॉडी को जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ताल्लुक राइट से है, राइट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ताल्लुक है। और रिसीव कौन करता है, राइट ऑरिकल। ऑरिकल कहते हैं एट्रिया को ऑरिकल भी कहते हैं, एट्रियम को ऑरिकल भी कहते हैं। राइट एट्रियम जो होता है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑरिकल। अब ये देखें, ये भी पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड से उठाया गया इंफॉर्मेशन है। अल्ब्यूमिन्स कॉन्स्टिट्यूट डैश परसेंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट हेल्प इन मेंटेनिंग कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये देखें, आपने याद रखना है इसका आंसर 75 था। अल्ब्यूमिन 75% करती हैं। इसी तरह ग्लोब्यूलिन, आपकी बुक में लिखा हुआ है ग्लोब्यूलिन, वो 25% करती हैं। ग्लोब्यूलिन 25% पार्ट प्ले करती हैं कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में। और फाइब्रिनोजिन 0% रोल प्ले करती हैं, 0% रोल प्ले करती हैं। बुक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपने उसको अच्छी तरह से याद रखना है, बायो में वो इसी तरह के एमसीक्यू पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव डैश फंक्शन इन द सेल। अब ये देखें, क्रोमोसोम जो न्यूक्लियस में होता है उसका फंक्शन क्या है। हम पहले ऑप्शन डिलीट कर लेते हैं। प्रोटीन फार्मेशन, प्रोटीन तो फार्म नहीं करता, वो तो राइबोसोम का फंक्शन है। फूड सिंथेसिस नहीं,
फूड सिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है। पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेक्रेटरी हो हेरिडिटरी रह गए, सेक्रेटरी तो गोल्जी वेसिकल का फंक्शन है। अब हेरिडिटरी एक अकेला ऑप्शन बच गया, तो ऑप्शन हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, हेरिडिटरी। अब ये देखें, आपको तमाम ऑर्गेनेल के फंक्शन याद होने चाहिए, आप हर क्वेश्चन सेल के मतलब आसानी से कर सकेंगे। इस तरह का फंक्शन वाला क्वेश्चन आपको क्लियर कट जो फंक्शन होते हैं उनके वो पता होने चाहिए हर ऑर्गेनेली के, ताकि आप इस तरह के फंक्शन वाले क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स बाय द सेल। सेक्रेटरी प्रोटीन्स कौन सिंथेसिस करता है। अब ये देखें, बो जहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन हो, सबसे पहले आपने बोथ वाले ऑप्शन पे जाना है, बोथ ए एंड बी। अब ए एंड बी को चेक कर लेते हैं, ए और बी आर सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स, सेल मेम्ब्रेन और ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेल मेम्ब्रेन तो पार्ट प्ले नहीं करती सिंथेसिस में, तो मतलब ए भी गलत हो गया और ई भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब बचे डी, सी और बी। सी में देखें, सी में है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन फार्म नहीं करता, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। सेंट्रियोल हमारे पास ऑप्शन बच गया, सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोल तो स्पिंडल बनाने में मदद करता है। और ऑप्शन एक ही बच गया हमारे पास, वो कौन सा है, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये देखिए, ये भी फंक्शन के लिहाज से उसने एमसीक्यू पूछा था, तो आपको फंक्शन बाकी कुछ याद हो ना हो, फंक्शन ज़रूर याद होने चाहिए, और ये मेरे ख्याल तमाम बुक्स में ये कंसेप्ट मौजूद होगा। अब ये देखें, इस डायग्राम में भी क्लियर नहीं है, इसलिए ये पेपर कैंसिल हुआ था। ये डायग्राम में ये देखें पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये देखें, बच्चों को ये डायग्राम क्लियर नहीं थी। अब ये देखें, ये तो न्यूक्लियस है, ये जो सेंट्रल पार्ट है ये तो न्यूक्लियस है। अब ये जो सी है, ये सी साइटोप्लाज्म की तरफ इशारा कर रहा है। ए भी साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ऑर्गेनेल ही है। बी तो न्यूक्लियस हो गया, और डी एक बच गया। डी इस तरह के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारा आंसर डी हो गया यहाँ पे। 94 वाला एमसीक्यू है, द पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली लोकेटेड पॉइंट्स इज टर्म्ड एज। तो मैं यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप के मुतल्लिक जो टर्म है, आपने सिर्फ उनको गौर करना है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं, ये तो माइक्रोस्कोपिक टर्म नहीं है। इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं, ये तो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म है। फिक्सेशन नहीं। अब दो टर्म हमारे पास बच गई, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन। टू क्लोजली प्लेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सी करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए रेजोल्यूशन चाहिए होती है हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की। मैग्नीफिकेशन होती है कि उसको बड़ा करने की सलाहियत। रेजोल्यूशन जो क्लोजली रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं उनको सी करने के लिए, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए रेजोल्यूशन पावर की ज़रूरत होती है। आपने जो बुक में लिखी हुई हैं, ह्यूमन आई की 1 मिलीमीटर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2 to 4 एंगस्ट्रम, आपने ये वैल्यूज़ और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की दी गई है, आपने इन वैल्यूज़ को भी अच्छी तरह याद रखना है। अब ये देखें, अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश हार्मोन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन गेट्स डिप्रेस्ड, ग्लाइकोजन लेवल इंक्रीजेज इन द ब्लड एंड लीड्स टू कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। आपने इस क्वेश्चन में कीवर्ड ढूंढना है। कीवर्ड कौन कौन से हैं, डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी डेफिशिएंसी से, ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज। अब ये देखें, आपने इंसुलिन पढ़ा होगा कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है मतलब इंसुलिन की कमी है। वो कमी भी पूछ रहा है किसकी, इंसुलिन की। तो हमें क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शन देखें ना देखें, क्वेश्चन पढ़ के हमें बायो के आंसर आने चाहिए। आपने इस तरह बायो तैयार करनी है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इंसुलिन। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन गेट्स डिप्रेस्ड, ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेज इन ब्लड। तो इसका आंसर इंसुलिन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डैश कंडक्ट्स द इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये देखें,
जो न्यूरॉन के मतलब जो ऑप्शन है उनको ही बस कंसिडर करना है, बाकी को निकाल दें। कौन कौन से निकाल सकते हैं? राइबोसोम, ये तो सेल की है। साइटोप्लाज्म, ये भी चलेगी। अब तीन ऑप्शन हमारे पास बच गए, एक्सॉन, सोमा और न्यूरॉन। अब ये देखें, ड्यूरिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल डैश कंडक्ट्स द इम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। तो हमें पता है कि न्यूरॉन होता है। सोमा तो सोमा और एक्सॉन न्यूरॉन के पार्ट हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डैश हार्मोन इज सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम। तो आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सिन, ए से ऑक्सिन, ए से ऑक्सिन, ऑक्सिन से आप इसका फंक्शन याद रख लें कि डिवीजन ऑफ सेल इन एपिकल मेरिस्टेम्स, एपिकल मेरिस्टेम्स। तो ऑक्सिन वो हार्मोन है जो एपिकल मेरिस्टेम की ग्रोथ करवाता है, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सिन। तो ये भी पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड से उठाया गया एमसीक्यू, तो उसमें तमाम हार्मोन्स की अच्छी तरह डिटेल दी गई है। आपने तमाम हार्मोन के तमाम फंक्शन अच्छी तरह याद करने हैं। 98 वाला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ट्रांसमीटर फॉर साइनेप्स दैट लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यो तो ये भी साइनेप्स के टॉपिक में से पंजाब की बुक में से उठाया गया एमसीक्यू है, और इसका आंसर है एसिटाइल कोलिन। जिसको कुछ नहीं आता उसको ये एमसीक्यू आता है। बाकी ये जो होते हैं ये इनसाइड इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर वर्क करते हैं। 99 वाला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल दैट मेक द वॉल्स ऑफ हार्ट एंड आर नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स इन द बॉडी। तो अब ये देखें, हार्ट से कार्डिक हमारे जहन में आता है, तो डायरेक्ट कार्डिक। अब ये देखें, जहाँ पे बोथ वाला ऑप्शन आ जाए, सबसे पहले आपने बोथ वाले ऑप्शन को कंसिडर करना है। बोथ ए एंड सी, ए एंड सी को देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स, तो हमें पूछा है कि हार्ट में कौन सा होता है? हार्ट में स्मूथ मसल्स तो नहीं होते, मतलब ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ए वाला भी रॉन्ग हो गया, ई वाला भी रॉन्ग हो गया, और सी वाला भी हमने रॉन्ग कर दिया। अब बी और डी बचे हमारे, वोलेंट्री और कार्डियक। हमें पता है कि जो हार्ट में मसल होते हैं वो इनवोलेंट्री होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो इसका ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्डियक मसल्स। अगला एमसीक्यू है, when the muscle is required to contract, calcium ion bonds with dash molecule and causes them to move slightly। तो ये एमडी कैट 2019 में भी एमसीक्यू आया था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हमारे पास ट्रोपोनिन है। कैल्शियम बाइंड्स विद ट्रोपोनिन, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करते हैं। अब ये देखें, ये वाली डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर नहीं थी, इसलिए नम्स 2019 का पेपर कैंसिल हुआ था और रिकंडक्ट करवाना पड़ा था। एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन इंटरनल ऑर्गन सच एज स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो हमें पता होना चाहिए कि स्टमक और इंटेस्टाइन में कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स। तो इस एमसीक्यू से आपको पता चला कि जो बुक में डायग्राम बनी हुई है मसल की, आपने उनको भी अच्छी तरह गौर से देख के जाना है। वो कुछ भी पूछ सकता है कि कौन सा स्मूथ मसल है, कौन सा स्केलेटल मसल है, कौन सा कार्डिक मसल है। तब ये देखें, स्मूथ मसल में ब्रांचेस नहीं होती, तो हम ये वाला ऑप्शन कैंसिल कर देंगे, इसमें ब्रांचेस हैं। अब डायग्राम अच्छी तरह नज़र नहीं आ रही, अगर आपको पता चल गया है कि स्मूथ है तो आप कोई भी आंसर लगा सकते हैं इनमें से। 102 वाला एमसीक्यू है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट डिवाइड ऑफ डैश। ये भी जो मसल वाला टॉपिक है, मसल वाला टॉपिक है, उसके कॉर्नर पे एक बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पे टी ट्यूब्यूल वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है और कॉर्नर पे एक बॉक्स बना हुआ है, ये उस बॉक्स से ही एमसीक्यू उठाया गया है। अब ये देखें, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बट डिवाइड ऑफ डैश। तो उसमें राइबोसोम नहीं होते सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो हमारे पास डी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया और बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ए सी और डी रह गए। अब वो अगली फीलिंग से हल हो जाएंगे। एंड एग्जिबिट अ हाईली स्पेशलाइज्ड रिपीटिंग पैटर्न। अब ये देखिए, बुक की लाइन है, तो आपने बुक की लाइनों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो रिपीटिंग पैटर्न, ई भी कैंसिल हो गया, सी भी कैंसिल हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया? राइबोसोम एंड रिपीटिंग पैटर्न। 103 वाला एमसीक्यूज। अब ये देखें, ये जेनेटिक्स के क्वेश्चन बहुत डाले थे नम्स कैंसल्ड पेपर में, बायो में।
तो जेनेटिक्स भी आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। क्वेश्चन है, इफ़ वी क्रॉस अराउंड येलो सीडेड प्लांट विद ग्रीन रिंकल सीडेड प्लांट व्हाट विल बी फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। तो हमें पता है कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, यहाँ पे उसने किसका पूछा है, राउंड येलो मल्टीप्लाई बाय ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट, ग्रीन रिंकल्ड सीडेड प्लांट। तो उसने पूछा है कि जो F2 में फिनोटिपिक रेशो होगी वो क्या होगी। तो आपको कोई भी दे दे, RR YY दे दे, जो टिपिकल डाईहाइब्रिड क्रॉस है, तो इसमें फिनोटिपिक रेशो हमेशा डाईहाइब्रिड क्रॉस की 9:3:3:1 ही आएगी। उसने, आप ये देखें बुक में ये वाला लिखा हुआ था, उसने इसका पूछा है। तो फिनोटिपिक रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन, इफ़ वी क्रॉस अराउंड seeded plants with wrinkled seeded plants and get F1 round seeded plants. In F2 generation, what will be the genotypic ratio of plants in Punnett square method? अब ये देखें, R कैपिटल आर का क्रॉस करवाया तो उसमें से F1 निकली। अब वो पूछ रहा है कि F2 में क्या होगा, पहले क्रॉस करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय R। तो इसका क्या बनेगा, पहले इसको इसके साथ करें, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको, तो ये आ जाएंगे हमारे पास RR कैपिटल R स्मॉल r। तो ये सारे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r आएंगे। अब अगर इन दोनों का क्रॉस करवाएं, R इस तरह पनेट स्क्वायर आपने बनानी है, R फिर इन दोनों का, इस वाले का और इस वाले का, फिर इस वाले का और इस वाले का, और ये R। पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इस वाले का, फिर इस वाले का। आपने पनेट स्क्वायर को आपको कैलकुलेट करना चाहिए, पनेट स्क्वायर बनाना आना चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकता है पनेट स्क्वायर में से। तो उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रिलेशन, जीनोटिपिक रिलेशन क्या। अब उसने फिनोटिपिक नहीं पूछा, फिनोटिपिक पूछता है तो 3:1 आंसर आता, क्योंकि इन तीनों की फिनोटाइप सेम है, राउंड है, और इसकी फिनोटाइप डिफरेंट है, इसकी फिनोटाइप रिंकल्ड है, इन तीनों की राउंड है फिनोटाइप। तो फिनोटिपिक रेशो 3:1 आती, लेकिन यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी, जीनोटिपिक उसने पूछी है। तो जीनोटिपिक है, एक जीनोटाइप ये वाली है, दो जीनोटाइप ये सेम जीनोटाइप हैं, और एक जीनोटाइप ये वाली है। तो इसका आंसर 1:2:1। वो आपसे किस तरह का और MCQ पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि RR कितने बनेंगे। तो जीनोटिपिक रेशो आपको पता होना चाहिए, कैपिटल R स्मॉल r 2 बनेंगे। वो आपसे पूछ सकता है कि R और R कितने बनेंगे, कैपिटल R। तो कैपिटल R कितने बनेंगे, 1 बनेगा। वो आपसे पूछ सकता है कि स्मॉल r कितने बनेंगे, वो भी 1 बनेगा। जीनोटिपिक रेशो से आप ये बता सकते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास E वाला होगा। अगला MCQ है, A continuously varying trait encoded by alleles 2 or more different genes। ये भी बिल्कुल आपकी बुक की लाइन है, पंजाब की बुक की लाइन है। डिफरेंट जीन लोकेटेड एट डिफरेंट लोसाई all influencing the same trait in an additive way is known as। उसने ट्रेट का पूछा है, तो ये पॉलीजेनिक ट्रेट होगा, इसका आंसर क्या होगा, अल्फ़ा। और जो जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं वो क्या होंगे, पॉलीजीन्स। अब ये कौन से होते हैं पॉलीजेनिक ट्रेड्स, मतलब ह्यूमन स्किन कलर हो गया, वीट का कलर हो गया, वीट ग्रेन का कलर हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, हाइट हो गई। अब आपने कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेड्स से ये भी रखना है कि इनकी कर्व किस तरह बनती है। इनकी कर्व बनती है कंटिन्यूस कर्व बनती है इनकी, डिसकंटिन्यूस कर्व नहीं बनती। और डिसकंटिन्यूस ट्रेड्स की इस तरह की कर्व्स बनती हैं, और कर्व्स नहीं बनती, स्मूथ कर्व नहीं बनती इस तरह। तो स्मूथ कर्व किसकी बनती है,
कंटिन्यूसली वेरिंग ट्रेट की, ह्यूमन हाइट हो गई, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गई, ह्यूमन स्किन कलर हो गया, तो इसकी स्मूथ शेप बेल कर्व बनती है। तो इस ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बातें बता दी, इसका आंसर वैसे पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं। अब ये देखें, ये भी जेनेटिक्स का क्वेश्चन। टू चेक होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ अपेरेंटली डोमिनेंट ट्रेट वी डू द टेस्ट बाय क्रॉसिंग इट विद। अब ये देखें, अगर रिज़ल्ट हमारे पास ये आ रहा है तो हमें पता है कि ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, तो इनकी जीनोटाइप का पता लगाने के लिए अब हमारे पास दो सीड पड़े हुए हैं, दोनों राउंड हैं। राउंड की जीनोटाइप होती है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हमें इसकी जीनोटाइप फाइंड करनी है, तो इसका क्रॉस हम करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाएंगे तो हमें इसकी जीनोटाइप का रिजल्ट पता चल जाएगा। तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस, इस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब ये देखें, यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, होमोजाइगस रिसेसिव मैंने आपको बताया, वी डू टेस्ट क्रॉस बाय क्रॉसिंग इट विद होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। टेस्ट क्रॉस हमेशा किसके साथ होता है, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर पॉपुलेशन एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। तो ये भी आपकी पंजाब की बुक से, मेरे ख्याल में तमाम बुक्स में ये एमसीक्यू होगा, ये कंसेप्ट होगा। तो जीन पूल इसको कहते हैं। जीन तो एक पार्टिकुलर सीक्वेंस को कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को। जीनोम कहते हैं, जीनोम किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है। जीनोटाइप तो उसका कंप्लीमेंट, जेनेटिक कंप्लीमेंट ऑफ फिनोटाइप को कहते हैं। अलील कहते हैं जीन का जो, अगर ये एक जीनोटाइप है तो ये भी एक अलील है आर और ये भी एक अलील है आर, तो इसका आंसर जीन पूल होगा। ये एवोल्यूशन के टॉपिक में से जीन पूल की डेफिनेशन उसने उठाई है। 108 वाला एमसीक्यू है, फिनोटाइप फॉर, ये भी जेनेटिक्स का एमसीक्यू। आप ये देखें, एक चैप्टर के साथ वो अगर अटैच हो जाए, आपने पहले देखा कि ट्रांसपोर्ट, पिछले एमसीक्यू ट्रांसपोर्ट के मतलब से, ट्रांसपोर्टिंग एनिमल के 4-5 एमसीक्यूज़ थे, फिर जेनेटिक्स के 4-5 एमसीक्यूज़ थे, 4-5 एमसीक्यू आ गए हैं। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि आपने कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। जिस तरह बोर्ड में हम छोड़ देते हैं, बोर्ड के पेपर में ये चैप्टर छोड़ देंगे, लेकिन आपने कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। अगर वो एक चैप्टर को पकड़ ले तो 4-5 एमसीक्यू उसमें डाल दे, जिस तरह इस पेपर में उसने डाले हुए हैं। तो ये क्या है, फिनोटाइप फॉर बोथ टी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी इज़ टॉल, सो द अलील टी इज़ नोन एज। अब ये देखें, अगर ये है आर 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 स्मॉल आर, तो ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, इसका मतलब ये जो आर है, बड़ा आर है, ये डोमिनेंट है स्मॉल आर पे, ये डोमिनेंट है स्मॉल आर पे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, कैपिटल टी इज़ डोमिनेंट। अगर वो स्मॉल टी का पूछ लेता तो यहाँ रिसेसिव आ जाता। अब ये देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। अब सेम क्रोमोसोम की उसने बात की है, सेम क्रोमोसोम फिजिकल। अब ये आपने ये भी देखना है कि फिजिकल रिलेशन, अगर ये एक क्रोमोसोम है तो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये एक जीन है और ये एक जीन है, तो इनके दरमियान जो होगा वो लिंकेज होता है, उसको जीन लिंकेज कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, जीन लिंकेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट इज़ मोर कॉमन इन ह्यूमन फीमेल्स देन मेल्स। अब उसने एक्स लिंक डोमिनेंट का बताया है, तो एक्स लिंक, अब देखते हैं कि एक्स लिंक डोमिनेंट कौन कौन सी हैं इनमें से। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। टेस्टिक्यूलर फेमिनाइजेशन सिंड्रोम, ये भी एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें बताया गया है कि ये भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। उसने डोमिनेंट का पूछा है, ये डोमिनेंट का लफ्ज़ यूज़ किया उसने क्वेश्चन में, तो ये आप ई वाला ऑप्शन में हमारे पास कैंसिल हो गया। कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है हाइपोफॉस्फेटैमिक रिकेट्स, जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट है। तो यही, तो हमारे पास यही ऑप्शन आ गया, डी वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास, हाइपोफॉस्फेटैमिक रिकेट्स। ये ह्यूमन फीमेल्स में ज़्यादा होती है मेल्स की निस्बत।
एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होती हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होती हैं वो मेल में ज़्यादा होती हैं ह्यूमन फीमेल्स के निस्बत। नेक्स्ट वाला एमसीक्यू है, अब ये कंसेप्चुअल एमसीक्यू है थोड़ा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड प्रमोट्स ओव्यूलेशन एंड स्टिमुलेट्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस। और ये देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमें पता है कि उसको फॉलिकल जो होता है उसमें से एग को रिलीज़ करवाता है, और बाद में जो फॉलिकल है वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है, और कार्पस ल्यूटियम वो प्रोजेस्टेरॉन को सक्रिएट करवाते हैं। तो इसका मतलब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड प्रमोट्स द ओव्यूलेशन एंड स्टिमुलेट्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हो, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन आएगा। अब ये देखें, यहाँ पे फॉलिकल को तोड़ के वो एग रिलीज़ करवाता है, रप्चर करवा के एग रिलीज़ करवाता है, मतलब वो फॉलिकल बाद में ग्राफियन फॉलिकल के बाद वो कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो गया तो वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिएट करता है। इसका मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही असल फैक्टर है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रिएट करवाने में। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये देखें एस्ट्रोजन भी ओवरी से ही सिक्रिएट होता है, लेकिन एस्ट्रोजन जो होता है वो LH सिक्रिएट नहीं करवाता। FSH की मिकदार बढ़ने से एस्ट्रोजन सिक्रिएट होता है। 112 वाला MCQ है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द ओवरीज टू प्रोड्यूस। अब ये देखें, उसी चैप्टर में से उसने एक और MCQ डाल दिया FSH। अब उसने FSH का पूछ लिया है, सेम वर्डिंग में FSH का पूछ लिया है, ओवरीज टू प्रोड्यूस। प्रोजेस्टेरॉन को उस तो सक्रिएट नहीं करवा सकता, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को LH वर्क करता है फॉलिकल्स के ऊपर, ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर वर्क करता है, फिर वो उसे कार्पस ल्यूटियम में चेंज करवा देता है। कार्पस ल्यूटियम फिर आके प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिएट करवाएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास बीटा और चार्ली ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गए। ऑक्सीटोसिन हमें पता है कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, ये ओवरीज से प्रोड्यूस नहीं होता। उसने ओवरीज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ओवरीज से कौन सा प्रोड्यूस होता है, तो इसका आंसर हमारे पास अल्फ़ा हो गया। ओवरी से एस्ट्रोजन ही प्रोड्यूस होता है, प्रोलैक्टिन नहीं प्रोड्यूस होता। ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। अब ये देखें, ये वाला MCQ भी उसने सेम टॉपिक से उठा दिया, रिप्रोडक्शन के टॉपिक में से। यहाँ पे उसने ये देखें, यहाँ भी डायग्राम क्लियर नहीं है, इसलिए ये पेपर कैंसिल होता है। डायग्राम बिल्कुल क्लियर नहीं थी पेपर्स में। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द सेल ए इन द गिवन फिगर इज़, तो उसने पूछा कि ए क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, जिसमें माइटोसिस होती है, हमें पता है कि ये ऊगोनियम तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे 4 बन रहे हैं, 4 अप्लाइड सेल बन रहे हैं। वहाँ पे एक ही अप्लाइड सेल बनता है। अगर ऊगोनियम होता तो वो एग बनता, एक सेल बनता, लेकिन यहाँ 4 बने। ऊगोनियम नहीं हो सकता, स्पर्म नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्म तो ये वाले हैं एंड वाले। स्पर्मेटोसाइट, गमीटोफाइट तो नहीं हो सकता। गमीटोफाइट तो जनरेशन, स्पोरोफाइट या गमीटोफाइट जनरेशन को कहते हैं। स्पर्मेटिड या स्पर्मेटिड तो ये वाले हैं, ये जिनकी डिफ्रेंसिएशन होती है, ये स्पर्मेटिड है। तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया स्पर्मेटोसाइट। तो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। स्पर्मेटोसाइट 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। मियासिस 1 किस में होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। मियासिस 2 किस में होती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। फर्स्ट पोलर बॉडी किसके साथ बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के साथ। और आपने ये भी याद रखना है कि एग कहाँ पे बनता है, एग बनता है ओविडक्ट में। आपने ये भी याद रखना है कि ओवरीज क्या रिलीज़ करती हैं, ओवरीज रिलीज़ करती हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या ओवम उसे कहते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिलीज़ करती हैं, ओवरी एग रिलीज़ नहीं करती, बल्कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट रिलीज़ करती हैं। तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, आप ये देखें, ये भी उसी चैप्टर में उठा लिया गया, तो आपने कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। मेंस्ट्रुएशन इज द शेडिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम अकम्पनीड बाय। तो क्या होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, क्या होता है? शीवरिंग, फीवर, ब्लीडिंग, वॉमिटिंग या हेडेक। तो हमें पता है कि ब्लीडिंग होती है एंडोमेट्रियम की शेडिंग से। सॉरी, वॉमिटिंग पे लग गया ऑप्शन, तो ब्लीडिंग होती है। 115 वाला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ RNA मालिक्यूल। RNA मालिक्यूल, अब ये देखिए ऑप्शन डिलीट करते हैं। सबसे पहले फैटी एसिड नहीं हो सकता, राइबोलोज, राइबोलोज नहीं हो सकता क्योंकि राइबोज होता है, राइबोज। अब ये देखिए राइबोलोज जो होता है वो कीटो फॉर्म है राइबोज शुगर की, राइबोलोज कीटो फॉर्म है। जो राइबोज है वो एल्डो फॉर्म है। तो डीएनए और आरएनए में क्या होता है, वो एल्डो फार्म होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज एल्डो फार्म, कीटो फार्म नहीं होती। अस्कॉर्बिक एसिड, अक्सार, ये भी ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो गया। आरएनए में हमने ये कहीं नहीं पढ़ा। विटामिन सी को कहते हैं वैसे राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी। अभी डी और ई ऑप्शन हमारे पास होगा कि आरएनए का पूछा है तो हमें पता है कि आरएनए में पूछा है तो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ई ऑप्शन होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिज्म लाइक ग्लूकोज, देयर जनरल फार्मूला इज। तो जनरल फार्मूला पूछा है मोनोसेक्राइड्स का। मोनोसेक्राइड, ये वाला फार्मूला तो हो नहीं सकता, ई डी। अब ये देखें, उसने जनरल फार्मूला पूछा है तो जनरल फार्मूले में ये नहीं आ सकता, बीटा वाला ऑप्शन नहीं आ सकता कि ये तो ग्लूकोज का हो गया। जनरल फार्मूले में ये नहीं आ सकता क्योंकि वो ग्लिसरल और दूसरा जो कीटो फार्म वाला दिया गया आपकी बुक में, उसमें तो फार्मूला C3 है। तो जनरल फार्मूला उसने पूछा है। अब ये देखें, CxH2O CxH2O तो यहाँ पे हमें पता है कि X और Y दो डिफरेंट होनी चाहिए, X और X सेम नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा ऑप्शन हमारे पास बन गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी जो फैट्स हैं, कौन से जो लिपिड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा होते हैं। कौन से लिपिड ज़्यादा होते हैं? फास्फोलिपिड हमें पता है कि ज़्यादा होते हैं, वैक्सीज तो होते नहीं हैं, टर्पिनाइड्स नहीं होते, एसाइल ग्लिसरॉल एनर्जी के लिए यूज़ होते हैं, पॉलीसेक्राइड तो सेल मेम्ब्रेन में नहीं होते। अब ये देखें, द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज़ पार्ट ऑफ। तो ये स्ट्रक्चर उसने पूछी है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सी है? तो ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रही है कि ये अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ। उसने ये नहीं पूछा कि ये किसकी स्ट्रक्चर है, उसने पूछा है कि किसका पार्ट है। तो हमें पता है कि अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया, डेल्टा इसका ऑप्शन हो गया। 119 वाला MCQ है, इन प्रेशर फ्लो थ्योरी व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ सीव ट्यूब्स सेल्स बाय ऑस्मोसिस इट लोअर्स। ये आपकी बुक की लाइन है, आप अगर वो प्रेशर फ्लो थ्योरी को गौर से पढ़ें, प्रेशर फ्लो थ्योरी, उसमें ये लिखा हुआ है कि वाटर जब मूव आउट कर जाता है सीव ट्यूब सेल से तो इट लोअर्स द हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बुक की लाइनों को आपने बिल्कुल गौर से पढ़ना है, चाहे वो UHS का MD कैट हो या फिर नम्स का MD कैट हो। 120 वाला MCQ है, evaporation of water molecule from the aerial parts of plants especially through the stomata creates force which is cause of water molecule in higher plants। तो फोर्स कौन सी क्रिएट होती है वेपोरेशन से? तो हमें पता है कि वेपोरेशन से ट्रांसपिरेशन पुल है जो फोर्स क्रिएट होती है, वो फिर नीचे वाले जो रूट्स में मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं उनको अपनी वो लीव्स की तरफ खींचते हैं। तो इसका ऑप्शन ई वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास। 121 वाला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय अडाप्टेशन इन जीरोफाइट। तो जीरोफाइट ये भी होम्योस्टैटिस वाले MCQ चैप्टर में से उठाया गया है। तो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव, जीरोफाइट्स का पूछा गया है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, उनमें स्मॉल सरफेस एरिया होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ स्टोमेटा, जीरोफाइट्स का पूछा है, जीरोफाइट्स में स्टोमेटा कम होते हैं, वो भी संकन स्टोमेटा होते हैं।
अब डेल्टा ऑप्शन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर नहीं, वो तो वाटर को संभाल के रखते हैं। स्टोमेटा ऑन बोथ साइड ऑफ लिज, स्टोमेटा उनके लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, वो भी संकन स्टोमेटा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बच गई, चार्ली, थिक वैक्सी क्यूटिकल। 122 वाला एमसीक्यू है, which of the following types of transpiration account for 5 to 7% of the total transpiration takes place in plants। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 to 7% जो होती है वो क्यूटिकुलर होती है, 1 to 2% होती है वो लेंटिकुलर होती है, और 90% जो होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन होती है। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा पोर्शन ट्रांसपीरेशन का कौन सा यूज़ करता है, वो स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। सबसे कम सबसे कम लेंटी सबसे कम लेंटिकुलर, उससे उससे कम, उससे ज़्यादा, सॉरी लेंटिकुलर से ज़्यादा क्यूटिकुलर। वो आपसे इस तरह भी पूछ सकता है आर्डर में, स्टोमेटल ग्रेटर देन क्यूटिकुलर ग्रेटर देन लेंटिकुलर, ये करेक्ट आर्डर होगा। वो आपसे पूछेगा, वो आपको इनकरेक्ट आर्डर दे देगा बाकी 3 ऑप्शन में या 4 ऑप्शन में, जिस तरह उसने पाँच ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपने इस तरह एमसीक्यू को डील करना होता है। 123 वाला एमसीक्यू है, वोकल कार्ड्स विच प्रिवेंट प्रेजेंट इन वॉइस प्रोडक्शन आर थिन एज फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट इन। तो हमें पता है कि लेरिंग्स में होते हैं, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है वोकल कार्ड्स की वजह से। वोकल कार्ड क्या होते हैं, टू थिन एज्ड फाइब्रस बैंड। वो आपसे ये अलहदा भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि लेरिंग्स में वोकल कार्ड्स होते हैं, वोकल कार्ड्स क्या होते हैं। वोकल कार्ड्स होते हैं, वो आपसे कह सकता है 4 थिन एज्ड फाइब्रस बैंड्स, या 2 थिन एज्ड फाइब्रस बैंड्स, या पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि पेयर पेयर दो को कहती है, पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड भी करेक्ट है, 2 थिन एज फाइब्रस बैंड भी करेक्ट है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि फाइब्रस बैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, टू थिन एज्ड होते हैं या 2 थिक एज्ड होते हैं। तो आपने थिन थिक, ये जो अपोजिट वर्ड होते हैं, जो सिमिलर वर्ड होते हैं बायो में, इनको अच्छी तरह से याद करना होता है। यहाँ पे वो थिन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, थिक ऑप्शन में थिक डाल देता, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे। द काजिंग एजेंट ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस दैट ग्रोज वेरी वेल इन लिविंग पुअर कंडीशन माल न्यूट्रिशन। तो हमें पता है कि टीबी कौन काज करता है, टीबी काज करता है माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, तो यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम का ऑप्शन कौन सा है, बीटा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास बीटा होगा। ये भी उसी चैप्टर का एमसीक्यू है जहाँ से पिछले 2 एमसीक्यू उसने उठाए थे, वोकल कार्ड्स वाला एमसीक्यू, और अब यहाँ से टीवी वाला एमसीक्यू भी उसने यहाँ इसी चैप्टर में से उठा लिया है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपसे आपने कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, तमाम चैप्टर करने हैं। वो अगर एक चैप्टर को पकड़ ले, आपने पीछे भी देखा कि ट्रांसपोर्ट में कितने 4-5 एमसीक्यू डाले उसने, रिप्रोडक्शन में 4-5 एमसीक्यू डाले, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स थे उसने 2-3 एमसीक्यू डाले। तो अगर एक चैप्टर से वो 5-6 भी डाल सकता है, तो उसकी मर्ज़ी है, आपने कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है। 125 वाला एमसीक्यू है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ मैनी ऑफ द रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स इज़। तो हमें पता है कि स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग 90% लंग कैंसर, अगर लंग कैंसर ज़्यादा काज कर सकती है, तो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर भी स्मोकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा होंगे। अगला क्वेश्चन है ये भी, अब ये देखें, ब्रीथिंग वाले चैप्टर से उसने टीबी वाला भी डाल दिया, वोकल कार्ड्स वाला भी एमसीक्यू डाला, और ये अब ये हीमोग्लोबिन वाला भी। हीमोग्लो हीमोग्लोबिन कैन अब्जॉर्ब मैक्सिमम ऑक्सीजन एट सी लेवल विच इज़, ये भी आपकी बुक की लाइन है, अगर आप गौर से पढ़ें तो इसका आंसर 20 है। 90.6 कहाँ पे होती है, 98 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर। 19.6 सेचुरेशन उस वक्त होती है। तो उसने 20 मिली, तो मैक्सिमम पूछा था, तो मैक्सिमम 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर होती है। अब ये देखिए, ये भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, उसने डायग्रामेटिक क्वेश्चन बहुत पूछे थे नम्स में। तो आपने बुक की जो डायग्राम है उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, को उनकी लेबलिंग को 1 पे क्या है, 4 पे क्या है, 2 पे क्या है, वो इस तरह के एमसीक्यू पूछ सकता है। तो उसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम टेम्परेरी स्टोर यूनिट यूरिन एंड रिलीजेज इट व्हेन फिल्ड। तो हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे जब ये फिल हो जाता है तो यूरिन की अर्ज पैदा होती है। तो इसमें ऑप्शन 4 है, ये 4 अगर गौर से देखें, इसको इसको अगर गौर से देखें तो ये 4 है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, डेल्टा। वाह,
अब ये देखें, आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी किडनी लिटिल हाइयर है, तो आपने याद रखना है कि लेफ़्ट किडनी इज़ लिटिल हाइयर देन राइट किडनी। लेफ़्ट किडनी इज़ लिटिल हाइयर देन राइट किडनी। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, LH हार्मोन से लेफ़्ट किडनी इज़ लिटिल हाइयर देन, LH के लफ्ज़ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब ये देखें, ये डायग्राम भी बिल्कुल क्लियर नहीं थी, बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी ये डायग्राम। इसी वजह से पेपर कैंसिल हुआ था नम्स 2019 का। इस डायग्राम में पूछ क्या रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज़ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू सेल्स प्रेजेंट इन इट। तो हमें पता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखें तो सेल क्या होता है, सेल श्रिंक हो जाता है, श्रिंकेज ऑफ सेल होती है। क्यों होती है? अब ये देखें, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, लोअर सल्यूट कंसनट्रेशन से हाइयर। हाइपरटोनिक में रखा तो यहाँ पे हाइयर सल्यूट कंसनट्रेशन हाइयर होगी इन्वायरमेंट में, तो वाटर वहाँ से मूव करता है लो सल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है। जब सेल में से वाटर निकल जाएगा तो सेल की प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी। जब सेल की प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी तो सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में मेरे ख्याल में श्रिंक हो रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है, सी वाला। ह्यूमन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो लिमिट ड्यू टू देयर। तो आप ये भी बुक की लाइन है, तो ड्यू टू देयर एंडोथर्मिक करेक्टरिस्टिक्स। तो आपने उन ऑर्गेनिज्म के नाम भी याद रखने जो बुक में लिखे हुए हैं कि एक्टोथर्म कौन से हैं, हेट्रोथर्म कौन से। हेट्रोथर्म बैट्स से हमें पता है, बैट्स हेट्रोथर्म होती हैं। हाइपो अब एक्टोथर्म एंडोथर्म, ये हाइपोथर्मिक और हाइपरथर्मिक, ये हमारी बुक में, पंजाब की बुक में नहीं है। ये वाली टर्म्स दूसरी बुक में हो सकती हैं, KP के या बलूचिस्तान की बुक में। हेट्रोथर्मिक आपने याद रखना, बैट्स होती हैं। एंडोथर्मिक ह्यूमंस और बर्ड्स, मैमल्स, ये एंडोथर्मिक होते हैं। एक्टोथर्मिक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स। तो आपने इनके नाम भी अच्छी तरह से याद रखने हैं। वो कोई नाम पूछ सकता है कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं, एक्टोथर्मिक होते हैं या होम्योथर्मिक होते हैं। तो आपने याद रखने कि एक्टोथर्मिक होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नाम भी याद रखें डेफिनेशन के अलावा। ह्यूमन बॉडी सेल्स, ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स ऑल ऑफ इट्स डैश टू इंटरनल बॉडी फ्लूइड। अब ये देखें, इस MCQ का आंसर क्या होगा, उसने पूछा क्या है, ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स ऑल ऑफ इट्स सेल डैश टू इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स। तो आपने याद रखना आइसोटॉनिक। ह्यूमन बॉडी में तमाम सेल जो होते हैं वो जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड होता है उससे आइसोटॉनिक होते हैं। अगर हाइपोटॉनिक या हाइपरटॉनिक होंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, कुछ श्रिंक हो जाएंगे अगर हाइपोटॉनिक इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स होंगे। अगर हाइपोटॉनिक होंगे तो उनमें वाटर ज़्यादा आ जाएगा, तो आइसोटॉनिक। ह्यूमन बॉडी सेल्स या किसी भी एनिमल के सेल को आइसोटॉनिक रखा जाता है ताकि कोई अबनॉर्मेलिटी ना पैदा हो। अब नेक्स्ट वाला MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज एंटीजन एंड फॉर्म प्लाज्मा सेल क्लोन। तो आपने याद रखना ये भी है एंटीबॉडी, वो जो इम्यूनिटी वाला चैप्टर है पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड में से, वहाँ से उठाया गया है। तो आपने याद रखना है बीटा सेल। वहाँ पे 2 सेल दिए गए हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट टिश्यू रिजेक्शन में मदद करते हैं, बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल क्लोन बनाने में। प्लाज्मा सेल क्लोन से फिर क्या बनती है, एंटीबॉडी। तो आपने इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद रखना है। ये भी आपको बुक की ही लाइन थी, बुक को ही फॉलो करेंगे आप यहाँ भी। तो डिस्कशन ख़त्म हुई बायो की। उम्मीद है आपका कोई कंसेप्ट क्लियर भी हुआ होगा और आपको अंदाज़ा भी हुआ होगा कि नम्स का पेपर किन बुक से आता है, और जो अफवाहें हैं कि नम्स का पेपर फेडरल से आता है, KPK से आता है या पंजाब की टेक्स्ट बुक बोर्ड से आता है, वो भी आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगी। तो अगर आपको डिस्कशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।